हम ऑरेंज खाते हैं, छिलका है ऑरेंज का, अब फेंको मत सड़क पे, उसको सजा लो अपने घर में, वो भी भगवा है। हमारे यहाँ देव सिंह भाटी जी थे, आज वो अकेले पड़ गए। क्यों? हनुमान बेनीवाल जी को मैं मंत्री नहीं मानता, कुछ भी नहीं मानता, कि वो इंसान सिर्फ और सिर्फ एक जाति विषय। भागवत गीता को जला दिया गया जय भीम के नारे के साथ। अब ऐसा होता है ना, धर्म है, अब अपने अपने आप किस किस का झंडा लेके घूमोगे। अब उन्होंने जला दिया, अब जो है कर्म करेगा वो भुगतेगा, मैं तो कह रही हूँ, है ना। अब आप किस किस के पीछे जाओगे, ये तो छोटी सी बात है। नमस्कार, राम राम, आप देख रहे हो रंगीलो राजस्थान। मैं रामस्वरूप एक बार फिर नए वीडियो में हाजिर हूँ। इस वक्त मौजूद हूँ मैं बीकानेर, और पार्षद को चुनाव है जो भी लड़ी हो वापस यहाँ पर रीट के मत ले वाला जो पार्टी है, दूसरी पक्ष विपक्ष तो होता ही रहे, लेकिन इनकी के कुछ राय है आप जान ले। नमस्कार दीदी। नमस्ते जी। सब पहला तो आपने पूरा परिचय कहीं। मेरा नाम एडवोकेट सुहानी शर्मा है और बीकानेर से ही हूँ, और मैंने भी कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में पार्षद का चुनाव बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ा था। और बीकानेर की जनता जैसे राजनीति को देखते हुए पूरे राजस्थान में हमेशा छाई रहती है, तो राजनीति की बात ना करते हुए एक मैं एक अच्छी नागरिक हूँ जो कि सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, और सामाजिक कार्यकर्ताओं में बढ़ चढ़कर हमेशा पिछले 20 सालों से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और साथ दे रहे हैं। एक भाई साहब और आंगो भी परिचय ले ला। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम मनीष गौड़, एडवोकेट, पेशे से वकालत करता हूँ, और कांग्रेस पार्टी से हम जुड़े हुए हैं, मेरे फादर भी जुड़े हुए हैं। तो हमारा हमेशा रहता है बात यहाँ पक्ष या विपक्ष की नहीं है, सरकार कैसे काम करती है, लोग विपक्ष उसका क्यों विरोध करता है, ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं। तो सब पहले तो मैं दीदी बात करूँ। दीदी, पेपर है लीक होने लग रही है, बात करा तो एक जो महाराणा प्रताप की सीरीज चली, या फिर अवतार 2 देखा तो एक 2018 में पार्ट आयो, शायद 2017 में एक अभी दूसरा पार्ट आयो, सीरीज चली है। तो कठिन अपने राजस्थान में वो नियम तो नहीं बन चुकी है कि पेपर वाइज पेपर सीरीज चले। देखो, इसके अंदर जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, रीट की तैयारी बच्चे बहुत ही मेहनत करके कर रहे हैं और उनकी उम्मीदें टूटती है सरकार से, परंतु समय ये आ जाता है कि जब समय होता है रीट की लीक होने का, तो बात सरकार पे ही आती है। होता है क्या कि जब घर में कोई समस्या आती है ना, तो जब सबसे पहले बुजुर्ग के ऊपर ही बात आती है कि इस घर का बुजुर्ग सही नहीं है, इसलिए शायद ये घर जो है ये सही नहीं चल रहा। समस्या ये नहीं है कि सरकार खराब है, समस्या है कि क्या बीजेपी ने अपने समय में भ्रष्टाचार हटा दिया था क्या? हमने और आपने ये अखबारों में पढ़ा था, और ऐसा शायद हुआ भी था कि जब आरएएस के अंदर 80% से ऊपर वाले बच्चों का तो सिलेक्शन नहीं हुआ, और उन किसी मंत्री का नाम तो मैं नहीं लूंगी, और उन्हीं के घर से 2 घर के सदस्यों का आरएएस में चयन हो चुका था इंटरव्यू में। तो वो तो समय बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इसमें सरकार की कहाँ गलती है? भ्रष्टाचार को रोकने के अंदर सरकार कब तक आगे रहेगी? अब ये जो रीट का पेपर लीक होता है वो है भ्रष्ट लोग जो बीच में सिर्फ कुछ रुपयों और कुछ चंद पैसों के लिए बिक जाते हैं और वो पेपर को लीक कर देते हैं। इसमें सरकार का कोई सिस्टम नहीं। बीजेपी का आरोप है जो विकास है उसका मुख्यमंत्री है सचिन पायलट है, जो अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा मानते हैं, लेकिन उनकी गहलोत साहब के सामने दाल नहीं गल रही है। लेकिन राहुल जी गांधी है, उनके साथ भी उसकी फोटो है। तो बीजेपी का आरोप है ये कि जो सरकार है वो खुद पेपर लीक करवा रही है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। सरकार अगर पेपर लीक कराती तो सरकार पहली बात तो पद ही नहीं निकालेगी जब पेपर ही लीक कराने होंगे। तो सरकार पेपर लीक नहीं करा रही। कहीं अशोक गहलोत जी का अगर कहीं नाम है, सचिन पायलट का नाम आता है, तो फिर हम इस बारे में बात करें। ये मैं फिर से दोहराऊंगी कि सरकार नहीं पेपर लीक कराती। तस्वीरों का क्या कहना है जो मुख्यमंत्री जी के साथ में? उन तस्वीरों का यही कहना है कि सचिन पायलट हो, अगर मुख्यमंत्री के दावेदार है तो सचिन पायलट भी एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, और बेशक वो अशोक गहलोत को आज तक उन्होंने जो देखा है उसको फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं है। और जो हमारे राहुल गांधी जी हैं जो कि भारत जोड़ो उस पर निकले हुए हैं, और मैं उनको हैट्स ऑफ करती हूँ कि इतना चलना एक आम व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो एथलीट तो है नहीं, पर उनमें राहुल जी गांधी पर आपने बात की तो मैं एक बात करूंगा। राहुल जी गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि जब देश आजाद हुआ था उस टाइम भारत किसने तोड़ा था? भारत किसने तोड़ा था? बीजेपी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इतिहास को पहले एक तो अच्छे से पढ़ा करें, क्योंकि मैं देखती हूँ इतिहास की उनको जानकारियां ही नहीं है कि भारत जोड़ो में केवल हमारे गांधी जी, महात्मा गांधी का तो रोल था, परंतु हमें बहुत भी गर्व की बात है कि जैसा अभी मैंने कस्तूरबा गांधी दर्शन के अंदर जो कैंप अटेंड किया था टिहरी में, तो वहां मुझे इतना नॉलेज मिला कि हमारी महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान है। अब आप तोड़ने की बात कर रहे हो तो तोड़ने की तो कहीं बात ही लागू नहीं हो रही ना इसमें। आपका जो तिरंगा झंडा था वो किसने सबसे पहले फहराया था? इस बात के बारे में मुझे आप जानकारी दीजिए कि ये जोड़ने की बात थी या तोड़ने की बात थी? तो तोड़ा तो कभी भी नहीं। एक राहुल जी की तस्वीर है, दिव्या मदेरनाथ जी के साथ तस्वीर वायरल हुई थी, उस पर हनुमान जी ने ये कट बोले थे कि जो राहुल जी है वो सड़कों पर क्यों गंदगी फैला रहे।
सड़कों पे गंदगी फैलाने के लिए राहुल जी नहीं, आपकी नजरों की जो गंदगी है उसको पहले साफ की जाए और अपने किसी आई स्पेशलिस्ट से मिलें, क्योंकि आपकी सोच ऐसी है। नजरिए को बदलो। नजरिए का मतलब यही नहीं होता, हम तो ऐसे लोग हैं कि हम आगे चाहते हैं महिलाओं का विकास हो, महिला बराबर है, कंधे से कंधा मिला के चलती है। अगर राहुल गांधी ने किसी लेडी के हाथ पे अगर कंधा रख दिया तो क्या उनका एक ही भाव हो सकता है? क्या एक भाई अपनी बहन के कंधे पे हाथ रख के नहीं चल सकता? ये आपकी सोच है, इससे आपकी सिर्फ आपकी सोच और नजरिया ही पता लगता है, और इसके अलावा और कुछ हम नहीं सोच सकते। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा अगर आप बात करें तो आगे आने वाले चुनाव में काफी प्रभाव पड़ेगा। 100% अगर जनता देख रही है तो प्रभाव पड़ना चाहिए। अगर आपको लगता है कि एक व्यक्ति डोर टू डोर आपसे मिल रहा है, जहां पर ये एक शिकायत रहती थी कि नेता तो कभी आता नहीं, और सर्वोच्च नेता राजीव गांधी जी के सुपुत्र राहुल गांधी जी डोर टू डोर राज्य और सरकार मिल रही है, तो ये समझ जाना चाहिए है कि वो व्यक्ति आपके से रूबरू मिलने आ रहा है। तो आप ये सोचिए कि वो हमें आगे भी विकास करवाएगा साथ में। अच्छा दीदी, मैं भारत जोड़ो यात्रा में गिड़ो कम से कम 5 दिन बट रुकी हूँ, लेकिन बैठे के अगर आप बात करो तो मीडिया को काम के हुए है पूरी जानकारी लेनी। पीछे की लोगों सागे सागे मैं जानकारी लेन तो आयो, तो पीछे के लोगों का बात की कहनी ही कि भारत जुड़ो हो, लेकिन जटो अभी जो काम होने लग रही है राहुल जी का आगे आगे जो सड़क बन रही है या जो राज्य राजस्थान में काम होने लग रही है, विश्व काम अगर जो राजनेता करा हुआ है तो भारत जोड़ने की जरूरत को नहीं, सब एक साथ खड़ा रहे वहाँ। मैं तो कहती हूँ कि एक प्रकार से उनका एक सर्वे ही चल रहा है भारत पे, है ना। आप ये देखिए, वो गांव-गांव जाके शहर जाके बहुत सारी कमियां भी ढूंढ रहे हैं। मैं पक्का मानूंगी कि एक अच्छे पढ़े लिखे नेता है वो भी राहुल गांधी जी, और वो अपनी डायरी में नोट भी कर रहे होंगे कि किस राज्य में क्या क्या कमियां हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने इंटरव्यू पर देखा था उनका, तो उन्होंने सरकार को ये कहा था कि अभी तक तो हमने करी अशोक गहलोत सरकार की तारीफ, पर अब ये आप ये भी समझो कि हमारे में कमियां क्या है। तो उसमें राहुल गांधी ने उनकी कमियां भी बताई थी। तो मुझे उस इंटरव्यू को देख के ये लगा कि हर राज्य में जाकर वो कमियां भी बहुत नजदीक से देख रहे हैं, ना कि इसके बीच में कोई मिडिएटर आ रहा है कि वो बता रहा है, या मुख्यमंत्री आ रहा है कि वहां पे हमें ये बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हम राज्य के अंदर बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं। आज राजीव गांधी ने राज्य के अंदर घूम घूम के खुद ने अपने काफी नजदीक से ये चीज परखी है और ये देखी है, और वो जो कमियां मिटाएंगे, यदि उनकी सरकार आती है तो वो कमियां भी मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर वो तुरंत हटा भी सकेंगे। अब अच्छा, बात कर लूँ मैं वापस पेपर लीक पर रोकने को कोई चारो हो सी, या फिर आप बात करा तो अभी नीचे में इंटरव्यू ली हुई हो बी टाइम आई बात हुई कि चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, घोटालो जरूर हुआ है पेपर में, या जब पेपर के में नकल है या गिरो है वो सक्रिय जरूर है, चाहे सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी हो, रोकने को नयो कोई तरीको देखना पड़सी। देखो, सरकार तो बदलेगी और बदल सकती है या ये भी रह सकती है, परंतु बच्चों के तो एग्जाम आते ही रहेंगे, निरंतर चलते रहेंगे। तो मैं तो सरकार से एक रिक्वेस्ट ये जरूर करूंगी कि जो हमारी चेन होती है, कि जिस तरह से पेपर जाता है, पेपर के अंदर जो हमारी थोड़ी सी लापरवाहियां रहती हैं, सिक्योरिटी है, उसको सख्त से सख्त किया जाए। और जो थोड़ी लापरवाही रही है, कहीं ना कहीं तो रही है। देखो, जब हमारे ये पेपर लीक होते हैं और बच्चों के भविष्य को देखते हुए अपनी सिक्योरिटी को और सख्त करें, और अपने उसके ऊपर अनुशासन लगाएं, और अपने ऐसे प्रतिद्वंदी नियुक्त करें जो उनका पीछे बैकग्राउंड और उनका फीडबैक बहुत ही ईमानदारी से आज तक रह चुका है। उन लोगों पे विश्वास करते हुए उन्हीं के हाथों पेपर दी जाए, जिससे वो पेपर लीक होने की दोबारा संभावना ना हो। सर पूछूंगा था ना भी प्रश्न है, युवाओं कोई सरकार चाहे बीजेपी की बात करा चाहे कांग्रेस की बात करा, जी बताने लग रही है कि दोनों सरकार में पेपर लीक हुआ है, तो युवा के साथ कोई दोनों सरकार की दुश्मनी तो नहीं है? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं हूँ कानून का आदमी। हमारे देश में सब चीज़ों पर कानून बने हुए हैं। फॉलो करने वाली बॉडी अगर कहीं मिस्टेक करती है, चाहे पुलिस करे, चाहे प्रशासन करे, चाहे उसका आदमी करे, राजनेता तो आते जाते रहते हैं। हमें उस बॉडी को अपनी ईमानदारी के अंदर बैठाना पड़ेगा कि जो उस काम को करने जा रही है, अगर वो ईमानदारी से करे तो बच्चों के साथ खिलवाड़ हो ही नहीं सकता। हम कहीं हमारी मानसिकता क्या, आम पब्लिक, इसके लिए पब्लिक को जिम्मेदार कहता हूँ। क्यों? अगर हम हेलमेट की भी नहीं पकड़े जाते हैं तो हम मंत्री से फोन कराते हैं कि साहब हेलमेट पकड़ लिया। जब आपको पता है कि बिना हेलमेट के आपका चालान हो सकता है तो आप हेलमेट लगाइए। तो ऐसे उन लोगों को पता होना चाहिए कि हम ये जो काम करने जा रहे हैं, हमारे एक जाति विशेष को फायदा देना चाहते हैं, उन लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम पकड़े जाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा। तो मैं सरकार से अपील करूँगा, उन लोगों के खिलाफ ऐसा सख्त कानून लाए, और जो ऐसे काम करते हैं उन पर सख्त सज़ा का प्रावधान हो, उनकी संपत्तियां सीज की जाए, उनको बर्खास्त किया जाए, नौकरी से निकाल जाए, ताकि दोबारा कोई ऐसा काम करे नहीं। और वो जो बच्चे जो उनके सपोर्ट में नकल करने की कोशिश करते हैं, उनका भी भविष्य बर्बाद होगा। कुछ बच्चों का होगा, लेकिन आने वाले बच्चे दोबारा से नकल के लिए प्रयास नहीं करेंगे, किसी को प्रलोभन नहीं देंगे, किसी के प्रलोभन में नहीं आएंगे। तो इस सिस्टम को सुधारने की जिम्मेदारी पब्लिक की और प्रशासन की। आने वाले टाइम में बच्चे हैं वो इस तरह का कांड नहीं करेंगे। लेकिन रीट का हुआ, उसके बाद वनपाल का हुआ, एक सीरीज चली है, जो पकड़े गए हैं उन पर सरकार कार्रवाई कर रही है, और नए जो माफिया है वो नए बन रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको यहाँ बात करना चाहूँगा, आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले कभी आपने सुना था पेपर लीक हुआ? नहीं। वजह है
हमारी जो टेक्नोलॉजी है ना, ये टेक्नोलॉजी ये जितनी फायदेमंद है उतनी हमारे लिए घातक भी हो रही है। तो इस टेक्नोलॉजी को मजबूत करना पड़ेगा कि पेपर लीक क्यों हो जाता है। अगर आप 20 लेक्चरर से आप क्वेश्चन कलेक्ट करते हैं, फिर उसका पेपर मॉडल बनता है, तो जो लास्ट में पेपर बनाता है उस पर तो आप पूरी निगरानी रखें कि वो आदमी कहीं से लीक नहीं कर रहा, क्योंकि सबसे रिस्पॉन्सिबल वही होता है कि जहाँ से लास्ट हैंड जो जिससे पेपर जा रहा है, जिम्मेदारी तो उसकी होनी चाहिए। क्योंकि एक बंदा पेपर बनाता नहीं, ये सभी एक्सपर्ट से सारी चीज़ें लेते हैं, फिर उसके बाद फाइनल पेपर डिसीजन होता है। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है जब हम लोग कंपटीशन देते थे या दिए थे, कभी ऐसी मैंने सुनी नहीं कि साहब आज पेपर लीक हो गया, आज ये हो गया, आज हज़ारों बच्चों के साथ समस्या होगी। ये सिर्फ हमारा इस नेट की वजह से या ये जो विकास की जो कह रहे हैं ना विकास ये कभी कभी हमारे लिए विनाश भी बन जाता है। तो इसमें सरकार के साथ साथ हमारी टेक्नोलॉजी भी जो है सुधारनी पड़ेगी। सरकार तो हमेशा सख्त रही है, आज जितने कांड हुए उन पर इंस्टेंट एक्शन लिया है कांग्रेस सरकार ने। चाहे वो राजू ठेठ हत्याकांड हुई तो 24 घंटे के अंदर उनको पकड़ लिया, आज चाहे चप्पल वाला कांड हुआ बीकानेर से उनको गिरफ्तार कर लिया, आज ये हुआ तो सरकार तो एक्शन तो लेती है। अगर सपोर्ट करती तो पकड़ती क्या इनको? किसी मंत्री का नाम होता, कहीं लोग कहते हैं साहब ये फला आदमी तो मंत्री साथ फोटो खिंचा रहा था, ये किसी को मना है? अब राजू ठेठ वाले हत्याकांड की जहाँ तक बात की जाए तो हनुमान जी बेनीवाल ने एक कटअप दिया था कि जो मुख्य आरोपी थे वो किसी राजनेता के घर से फार्म हाउस से पकड़े गए थे। देखिए, हनुमान बेनीवाल जी को मैं मंत्री नहीं मानता, कुछ भी नहीं मानता, कि वो इंसान सिर्फ और सिर्फ एक जाति, मैंने एकदम अनुभव किया उनका जो क्षेत्र है वहाँ मैं गया हूँ, देखा हूँ जिस प्रकार से हमारे यहाँ देव सिंह भाटी जी थे, आज वो अकेले पड़ गए। वो हमेशा एक जो टेरर बना के रखते थे, वो उस टेरर की वजह क्या होगी, आज उनका राजनीतिक ग्राफ नीचे जा रहा है। हमेशा आदमी को जब आप जनता की सेवा करने जा रहे हैं तो आप जनता की सेवा की बात कीजिए। कटाक्ष करने के लिए नहीं जीता है आपको जनता ने कि फलाना मुख्यमंत्री चोर है, धिकड़ा चोर है, पूंछड़ा चोर है। यही की ये कंडीशन के साथ हो जाएगी। अगर इनके 5 आदमी आएंगे, ये 5 गारंटी ले सकते हैं हनुमान बेनीवाल, खुद ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन क्या इनके साथ अगर 10 आदमी अगर जीत के आ जाएंगे तो क्या उनकी गारंटी ले लेंगे कि वो सही काम कर लेंगे? तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए जो पुराने लोगों की कहावतें थी, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। अगर आप खुद सुधर जाएंगे ना तो दुनिया सारी सुधर जाएगी। चाहे हनुमान बेनीवाल तो सिर्फ अपने आप को हाईलाइट करने के लिए मुंह में जैसे बयान देते हैं, मैं उसको चैलेंज करता हूं, उसको मैं ये करता हूं, उसको फला करता हूं, क्योंकि उनको एक जाति विशेष जिता रही है। उनको बोलो कोई अपना क्षेत्र छोड़ के दूसरे चुनाव लड़के दिखा, जीत जाएंगे वो? क्यों नहीं जीते? सदा शहर के अंदर बीकानेर जीत सकते हैं क्या वो? गंगानगर जीत सकते हैं क्या वो? नहीं जीत सकते, क्योंकि देव सिंह भाटी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ी और सामाजिक न्याय मंच बनाया, अपनी एक सीट जीत पाए, उसके अलावा उनका कोई भी कैंडिडेट नहीं जीत पाया। कारण ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि यहाँ राजस्थान की परिपाटी बिल्कुल अलग है चुनाव की, लोगों की मानसिकता। राजस्थान की अगर जब आप जटा तक बात करें तो 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी। लेकिन इस बार जो मैं एक बात कहना चाहूँगा अशोक गहलोत साहब की और कांग्रेस पार्टी की, सचिन पायलट साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं भी उनको बहुत अच्छा नेता मानता हूँ, लेकिन क्या है कि सरकार ने अभी इतनी अच्छी योजनाएं की हैं, इतने लोगों को काम दिया है, चाहे रोजगार संबंधित हो, चाहे दवाइयों संबंधित हो, चाहे चिरंजीवी योजना संबंधित हो, चाहे विकास का काम हो, बीकानेर के अंदर हो, चाहे पूरे राजस्थान में हो, बहुत अच्छा काम करे। मुझे लगता नहीं बीजेपी के पास कोई विरोध का मुद्दा है। आपने देखा कोई ऐसा बड़ा मुद्दा बीजेपी लेकर चली हो? इनकी जो ये जन आक्रोश यात्रा थी, वहाँ आदमी तक नहीं थे, और हालात ये है कि यात्रा को इनको बंद करना पड़ा। मैं कोई बीजेपी का विरोध नहीं कर रहा, कार्यशैली जो इनकी खतरनाक हो रही है, जो हमारे देश के लिए घातक है। ये कहते हैं टुकड़े किए, मैं कह रहा हूँ देश को आज एक माला में किसने पिरोया? जब देश आज़ाद हुआ तब बीजेपी थी क्या? नहीं, एक भी बंदा नहीं था उनका। उनको ये देश किसने दिया? कांग्रेस की देन है। ये सारे राज्यों को मिलाना, सारी स्टेटों को मिलाना किया किसने किया? आज ये बोलते हैं साहब जिन्ना ऐसे था, देश के 2 टुकड़े हो गए, अच्छा रहा। इसको मैं बता दूँ आपको, अगर वो 30-40 करोड़ ऊपर हमारे देश के अंदर और गरीब लोग होते तो क्या हालत होती है हमारी? एक बाप के 10 बेटे हों और 10 के में से 9 कमाते नहीं हो तो उस बाप की क्या हालत हो जाएगी? कभी ये सोचती है पार्टी? ये इनके जो जितने फॉलोवर्स, इसलिए मुझे मेरा देश अच्छा लगता नहीं। क्या मैं देश का वासी नहीं हूँ? राम मेरा नहीं है, वो मंदिर मेरा नहीं है, ये जगह मेरी नहीं है, तो हम समझते हैं इस बात को। ये क्या ढोल बजा के बताना चाहते हैं कि देश हमारा है, ये पार्टी के लोग गद्दार हैं, ये पार्टी के लोग जो है ये ऐसा काम करते हैं? तो इस प्रकार की जो बातें हैं ये बिल्कुल ही गलत, और सिर्फ अपने आप को जो है बताने के लिए और एक धर्म विशेष के लिए, कट्टरता कोई सी धर्म में आएगी ना उस देश का विनाश होना निश्चित है। चाहे झंडा हरा हो, चाहे भगवा हो, चाहे नीला हो, चाहे कोई सा ही हो, जब लोगों ने कट्टरता जिस धर्म ने फैलाई है ना, उसका हमेशा विनाश ही हुआ है। आज कोई भी जाति के लोग यहाँ आके रहे हैं, किसकी कमजोरी थी? मेरे घर में कोई घुसेगा तो किसकी कमजोरी से घुसेगा? आपकी कमजोरी, बात खत्म। तो इनको इतिहास को झांकना पड़ेगा। इतिहास बात करा तो आप बीजेपी है जो कि भाई इतिहास के सामने को नहीं देखती नहीं है। वो सिर्फ ये कहती है साहब तो इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया, इन्होंने ये कर दिया। तो मुगल जब देश के अंदर आए थे तो हमारे इतिहास को इन्होंने छिन्न भिन्न किया था। तो आप लोग जो देश के अंदर राज चला रहे थे, उन्होंने क्या चूड़ियाँ पहन ली थी क्या?
उनको अपने इतिहास को बचाना चाहिए था। जो सत्ता आएगी वो हमेशा विनाश करेगी, क्योंकि वो चाहती है मैं पिछली सरकार की आज बीजेपी आई है तो वो कांग्रेस के सारे कामों को धोना चाहती है कि साहब इन्होंने कुछ नहीं किया, इनको हटा दो, हम करेंगे जो करेंगे। उनको जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर मिला ना इस देश के अंदर चलने का। एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा, थे वकील भी हो, अगर सरकार अच्छो काम करे तो नेता ने लोगों ने जनता के जाने की जरूरत पड़े है या नहीं पड़े? देखिए, नेता को तो जनता के पास जाना ही चाहिए। सरकार अच्छा काम करेगी तो भी हमेशा एक घर के अंदर 4 लोग भी संतुष्ट नहीं होते अपने पिताजी से कि हमारे पिताजी ने कुछ नहीं किया, 2 बेटे संतुष्ट रहेंगे, तो संतुष्टि आती नहीं है। तो ये तो सरकारों के लिए हमेशा चुनौती बनी रहेगी। वो चाहे वो राज के समय की बात हो, आप अगर उठाएंगे राजाओं के समय की बात उठाएंगे तभी लोग, उनके खिलाफ भी बहुत सारे लोग थे जो अच्छा काम कर रहे थे, जो उनके साथ थे वो समझते थे, लेकिन जिनका उनके पक्ष में काम नहीं होता था तो वो लोग उनका विरोध करते थे। तो ये समस्या तो सारी उम्र चलेगी, जब तक धरती पे राजनीति चलेगी तब तक सारा काम हमेशा चलेगा। क्यों? विरोध नहीं होगा तो आपको पता कैसे लगेगा? ठंड होगी तभी तो आप स्वेटर पहनोगे, तो ठंड नहीं होगी आपको क्या पता लगेगा ठंड कैसी होती है? तो ये चीज़ें आनी जरूरी है। इससे एक विरोध बनता है, विरोध बनता है तो जो करने वाला होता है वो अपने आप काम को सुधार के करता है कि यार लोग हमारा विरोध करेंगे। तो सरकारें जो है हमेशा अच्छा काम करती है। आज कांग्रेस ने देश के अंदर सुई से लेकर चांद पे पहुंचाने का काम भी कांग्रेस ने किया है, बीजेपी ने किया है क्या? तुम्हें अगर एक मकान बना दिया, उसमें तुमने 2 कमरे बना लिए तो उसको तुम अपना विकास कहते हो क्या? तुम्हें ज़मीन देते और फिर तुम मकान बनाते हैं तब तुम्हें पता लगता। तो इसलिए मैं बीजेपी के विरोध में नहीं हूँ, उसकी विचारधारा का मैं विरोध करता हूँ। देश के अंदर जो हालात जो है वो खतरनाक पैदा कर रहे हैं। हमारे देश की एक कट्टरता की शुरुआत है ये। मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार की भावना बन के लोगों में अविश्वास फैलाया जा रहा है, अन्य धर्मों के लोगों को एक अविश्वास सा पैदा होता जा रहा है, उसकी वजह भी यही है। क्योंकि ये बोलते गंदा है। अगर फेसबुक पे मीडिया पे देखें तो ये गंदा बोलते हैं। कहीं कोई अपराध हो रहा है तो उसको पार्टी से जोड़ देते हैं कि साहब ये मुसलमान था इस वजह से नहीं लेके आए। अरे तो हिंदू माँ बाप उसको समझ चाहिए हमारी बच्चियाँ कहाँ जा रही हैं। तो उसमें ये किसी पार्टी का भी दोष नहीं होता। कट्टरता हमेशा घातक है। वो कोई भी धर्म का आदमी करेगा, चाहे मुसलमान करेगा, तो उस धर्म का परिवर्तन होना निश्चित है। पूरी दुनिया में देख लीजिए आप। दीदी एक बात करूंगा मैं, बीकानेर पर जूनागढ़ है जो आपनो एक मान ला पुरानो कल्चर मान ला या पुरानो गढ़ ही मान ला, लेकिन बींगे आगे जगह सड़क निकलने लग रही है, चाहे बैठे पर्यटक आवे बाहर बंद सामने दिख रही है कितनी गंदगी है। तो इनमें दोनों पार्टी है, पक्ष विपक्ष करने लग रही, लेकिन वास्तविकता बैठा काम कोई नहीं कराने लग रही। यहाँ पर मैं सभी मेरे प्यारे बंधु बीजेपी वालों को जरूर कहूँगी, क्योंकि वो विकास का झंडा लेके बहुत घूम रहे हैं, और उनको यही बताऊंगी कि कांग्रेस वाले कुछ नहीं करते आपकी नज़रों में। तो आप एक काम करो, अगर मेरी बात बीजेपी वालों को पहुँचती है, वो केवल भगवा का झंडा लेके घूम रहे हैं, उनको तुम हो तो तुम सारे इकट्ठे हो। और नगर निगम में भी हमारे बीजेपी वाली मैडम बैठी हैं, मैडम बहुत अच्छी हैं, सुशीला जी बहुत शानदार लेडी है, बहुत अच्छा काम करती हैं, उनके पास जाओ, क्योंकि भाई आपकी तो सुनेंगी। तो आप ही करा दो। जूनागढ़ खाली कांग्रेसियों को तो है नहीं, या सड़क भी कांग्रेसियों की नहीं है, ये तो हमारे बीकानेर की शान है। और उसकी सड़क अभी 14 बीकानेर की आन बान शान है, पर्यटक आ रहे हैं उनको भी साफ सफाई दिख रही, लेकिन जो गंदगी दिख रही है जिस हिसाब से हालात है आज के, तो उसके प्रति क्या संदेश जाएगा? संदेश ये जाएगा कि कैमल फेस्टिवल आ रहा है 13 तारीख को, 14 तारीख को, 15 तारीख को। कमिश्नर साहब ने अभी इसके लिए एक बहुत बड़ी मीटिंग बिठाई थी और उन्होंने ये सब तो किया, पर तो इस मीटिंग में ये क्या मुद्दा उन्होंने छेड़ा नहीं छेड़ा मुझे नहीं पता, कि सबसे पहले 13 जनवरी से पहले उस सड़क का सुधार होना जरूरी है। क्योंकि जूनागढ़ के आगे ही मैंने देखा है वो बसें सबकी रुकती है, लगभग वही बसें आते हैं, वहीं पर्यटक आते हैं, वहीं बाहर से विदेशी लोग आते हैं। तो उनके सामने ये छाप जाएगी कि आपने हजारों रुपए ऊंट उत्सव के लिए तो खर्च कर दिए, क्योंकि ये आपकी परंपरा है बीकानेर की। परंतु यहाँ पे जब उतरेंगे वो लोग उन सड़कों पे और गड्ढों पे, तो वो परंपरा देखी जाएगी या यहाँ का विकास, या यहाँ की वो देखी जाएगी गंदगी। अब आप खुद ही बताइए। तो मैं बीजेपी वालों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी जाएं वो, क्योंकि उनको भी बहुत ज्यादा विकास की चिंता रहती है, और अब उनकी सरकार की मेयर मैडम बैठी हैं, तो उनसे कहो कि सबसे पहले ये सुधारो, फिर आगे बात करें। यहाँ तो क्या है कि कांग्रेस और बीजेपी की पार्टी के अंदर ना कलर पे ज्यादा भेद लगता है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, जैसे अभी फिल्म आ रही है पठान, फिल्म पठान है इसीलिए ये मुद्दा उठाया। ये श्री कृष्णा होती तो नहीं उठाते। श्री कृष्णा के अंदर भले राक्षस को अगर भगवा पकड़ा देते तो भी मुद्दा नहीं उठाते। उसमें दीपिका पादुकोण ने कोई भगवा कलर, यानी कि भगवा कलर इन्होंने बनाया, बाकी ऑरेंज कलर में मानूंगी कि ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हैं। मानते हैं मॉडर्न ड्रेसेस हैं, आप भी जानते हैं। बाकी हीरोइनों को जब आप मॉडर्न ड्रेसेस में देखते हैं तब आप ये नहीं उठाते, परंतु उसने उस कलर में ऑरेंज कलर था इसीलिए ये मुद्दा उठाया जाता है। परंतु अभी थोड़े दिन पहले फेसबुक पे मनोज वाजपेयी जी का, एक मनोज तिवारी जी का शराब पे एक गाना गा रहे हैं और खुद ने राम की चद्दर ओढ़ी और बीच में गले में रुद्राक्ष की माला है। मेरे हस्बैंड ने उसको पोस्ट किया, वो सारे के सारे बीजेपी वालों ने एक ने कमेंट करने की हिम्मत नहीं हुई
क्यों नहीं हुई? जो कंटिन्यू 50 हजारों लाखों जो कमेंट पठान फिल्म के लिए चल रहे हैं कि भगवा पहनकर बिकनी पहननी, ये पहन ली, परंतु वो जो मनोज वाइपन ने शराब के ऊपर गीत गाया है राम का, वो चोला पहन के, उसके ऊपर किसी की हिम्मत नहीं हो रही। इसलिए कलर के ऊपर भेद मत रहो, यहाँ पे हमारे ऊपर ही गाज गिरती है। हम ऑरेंज खाते हैं, छिलका है ऑरेंज का, अब फेंको मत सड़क पे, उसको सजा लो अपने घर में, वो भी भगवा है। ये क्या बात है? बाड़मेर की एक बात करूंगा मैं, भागवत गीता, हाँ। बाड़मेर को गांव है, खवासिया के ऐसा गांव है, वहां पर भागवत गीता को जला दिया गया जय भीम के नारे के साथ। अब ऐसा होता है ना, धर्म है, अब अपने अपने आप किस किस का झंडा लेके घूमोगे। अब उन्होंने जला दिया, अब जो है कर्म करेगा वो भुगतेगा, मैं तो कह रही हूँ, है ना। अब आप किस किस के पीछे जाओगे? ये तो छोटी सी बात हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, ये सब उससे भी बड़ा खतरनाक काम है ना। तो उसके लिए तो आपकी लंबी लाइन लग जाती है, उनको 4-4 5 साल हो जाते हैं, उनको सजा नहीं मिलती है, या उनकी संख्याएं बढ़ती जा रही है, उस तरफ तो ध्यान देते नहीं है। आप इन बातों पर ध्यान, अरे उसने वो गीता जला दी, अरे भागवत, जिसने कहा उसको गीता याद भी है क्या? भागवत याद है क्या जो बोल रहा है? तो उन्होंने कर दिया, उनका कर्म उनके साथ है कि इन्होंने, कोई खुला करके करता है और कोई चोरी छुपे करता है। परंतु मैं कह रही हूँ, मुद्दों पे उठाओ ना, जो बलात्कारी बढ़ रहे हैं, जो भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं, उनको रोको। वो है असली धर्म हमारा। वो जो देश के अंदर गंदगी फैला रहे हैं ना जो लोग, उनको रोकना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो अपने अपने हिंदुत्व के आगे कट्टर लगाने से हिंदू नहीं बनता कभी भी। हिंदू की परिभाषा जानो कि हिंदू क्या है। आपको हिंदू की परिभाषा नहीं पता, अगर मैं किसी से पूछूं ना अभी कि हिंदू कौन है, वो हिंदू कौन है वो नहीं बता पाएंगे। अच्छा दीदी, लास्ट क्यों सुन रहे हो मेरो, पेपर रोकने को कोई आगे को तरीको निकल सी, या फिर आगे की जो झटे तक बात करा तो युवा के साथ आ ही अन्याय होने सरकार से, बीजेपी की हुआ चाहे कांग्रेस की हुआ, पेपर लीक जरूर हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं या तो युवा सागा पर दुश्मनी मान ला दोनों सरकार की, या फिर रोकने को कोई तरीको हो सी। मैंने तो आपको पहले भी बताया था कि देखो, लाखों रुपए लगा के बच्चे गांव से निकल के बाहर शहरों में पढ़ने आ रहे हैं, पैसे भी लग रहे हैं, गरीब बच्चे भी आ रहे हैं उसमें। पर मैं तो सरकार से, चाहे कोई भी सरकार हो, जब भी पेपर लीक की ऐसी बातें हो, उनको पकड़ना एक अलग है, आपने पकड़ा भी है उन भ्रष्टाचारियों को, ये आपका बहुत अच्छी चीज़ आपने हमेशा दिखाई है। पर अब आगे से कोई भी पेपर होता है, पहले तो हमारे विद्यार्थियों को देखते हुए उनको पूरा उनको समझाया जाए, उनके लिए एक सांत्वना दी जाए और उनको विश्वास दिलाया जाए कि अगला जो पेपर है रीट का, वो जब भी होगा नहीं लीक होगा, इस चीज़ का पूरा विश्वास हो। और आपको भी आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम इतनी सख्ती से पेश आएँ कि जो ये सोशल मीडिया से जो लीक होते हैं पेपर, उसके ऊपर सख्ती करी जाए, उसके कुछ कोडवर्ड, कुछ इस तरह से सील या कुछ इससे सिस्टम बनाया जाए, सख्त से सख्त और स्ट्रिक्टली वर्क किया जाए कि कोई भी ऐसा कर्मचारी वो भ्रष्ट ना हो, इसको देखते हुए। तो ये चीज़ है, बस छोटी मोटी बातें हैं जो कर सकते हैं, और ऐसे तो बातें बहुत है। पर तो बीजेपी और कांग्रेस को लेके ये मुद्दा नहीं हो, क्योंकि गारंटी तो बीजेपी की भी नहीं है कि क्या बाद में लीक नहीं होते, क्या भ्रष्टाचार फिर भी खत्म नहीं हो रहा। आज की बात करें तो चाहे कांग्रेस और चाहे बीजेपी हो, लीक दोनों का मया हुआ है, लेकिन थारी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट जगह, तब तक के लिए धन्यवाद।